देखो हमने लास्ट क्लास में देखा था कैलोरीमेट्री में व्हेन सॉलिड आइस या फिर सॉलिड बॉडी इज मिक्स्ड विथ हॉट लिक्विड मतलब हॉट वाटर। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस फॉर्म हुए, 4 केसेस। आइदर आइस पूरा मेल्ट होगा या फिर पार्शियली मेल्ट होगा, और वाटर पूरा फ्रीज होगा या फिर पार्शियली फ्रीज होगा। तो ये चारों केस हमने देख लिया। तो इसी का थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस हम देख लेते हैं एक बार। देखो हमने जो देखा था कि जो आइस है इसको -40 डिग्री सेल्सियस से जब आप आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लेके आते हो तब आपका कौन सा हीट यूज होता है? लैटेंट हीट ऑफ अपना क्या 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 लैटेंट हीट कैसे? नहीं वो स्पेसिफिक हीट यूज होता है यहाँ पर। हाँ जब आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तब यूज होगा आपका लैटेंट हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M × LF, फ्यूजन। राइट। ये क्या हो गया आपका वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन आपने इसको हीट किया, कौन सा हीट? M × स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तब आपका किस में कन्वर्ट हो गया ये? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन आपने भी वेपराइजेशन वाला हीट दिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तब ये कन्वर्ट होगा वेपर में एट सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है। तो सबका जो स्पेसिफिक हीट है, जैसे आइस का स्पेसिफिक हीट होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, वाटर वेपर, होता है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सारी वैल्यूज में कैलोरी में आपको पहले बता दिया था। तो इसका अभी आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ को सही से देख लो कैसे बन रहा है। कुछ भी डाउट हो तो इसमें पूछ लेना आप। एक्स एक्सिस में हम नोट करेंगे टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस में हम नोट करेंगे हीट गिवन या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम। अभी जब आपने कुछ हीट नहीं दिया था तब टेम्परेचर क्या था? सपोज -40। पहले क्या था हमारे पास बताओ? आइस, आइस कितने टेम्परेचर में था? -40 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? बताओ बताओ तो होगा क्या? हाँ, नहीं ऐड तो आपने बाद में किया ना। चल ठीक है, एक काम करते हैं, टेम्परेचर को वाई एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, अभी आपने सपोज लिया है टेम्परेचर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड हीट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियली आपका टेम्परेचर क्या था आइस का? -40 डिग्री सेल्सियस था, राइट। अब आपने जब हीट दिया है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। हीट से टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा बताओ? हीट इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। तो हीट को अगर आप कौन से एक्सिस में लिया? एक्स एक्सिस में लिया है,
और टेम्परेचर को आपने कौन सा एक्सिस में लिया है, वाई एक्सिस में। तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ बनेगा। देखो पहले जो आपके पास हीट है वो कौन सी हीट दी आपने, स्पेसिफिक हीट दी है, विच इज m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। तो आपका डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर अलॉन्ग वाई एक्सिस है और हीट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो m इंटू एस आई। तो y इज इक्वल्स टू क्या है आपको, 1/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू एक्स। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनना भी चाहिए, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो एक पर्टिकुलर आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे यहां से, अब कब तक उसका टेम्परेचर हीट हो रहा है, टेम्परेचर और हीट कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक उसका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं हो जाता। तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया उसका, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो आप, जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तब हीट तो लग रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, बताओ, नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसा होगा ग्राफ, आप ही बताओ। पैरेलल होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक। हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करेक्ट, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन उसके बाद क्या है, अगेन स्पेसिफिक हीट यूज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, तो स्लोप क्या होगा आपका बताओ, कंपेयर टू इनिशियल वाला लाइन, स्लोप इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज। डिक्रीज होगा, डिक्रीज। एस बढ़ रहे हैं तो फिर फ्रैक्शन कम होगा। हाँ एस बढ़ रहा है तो स्लोप कम होगा, क्योंकि आपका डिपेंड देखो ना कैसे, m बाय एस आई ये स्लोप है अब आपका, 1 m बाय एस आई। तो उसके लिए स्लोप क्या होगा, 1 m बाय एस डब्ल्यू वाटर के लिए, राइट, और उसका एस डब्ल्यू कितना है 1, एस आई कितना है 0.5, तो स्लोप क्या हो गया आपका, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और कब तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका, अब 100 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद अगेन क्या होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट, और उसके बाद सबसे मैक्सिमम स्लोप होगा आपका, हाँ, क्यों, क्योंकि उसका सबसे कम क्या है, तो कम एस है स्पेसिफिक हीट। 0.48, सबसे कम उसका स्पेसिफिक हीट है, तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जिसका स्पेसिफिक हीट है उसका स्लोप सबसे कम होगा, इसका 1 है, और ये बीच में रहेगा आइस वाला, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है आपका 0.5, ठीक है। और जहां पे आपका कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट लगता है, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ समझ में आ गया सबको, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, बट वही आपको देखना होता है कि किसका स्लोप ज्यादा है। हाँ क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो आप ये डायरेक्ट नोट कर लो कि स्लोप ऑफ स्टीम सबसे ज्यादा है वेपर का, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वाटर, ठीक है। देखो सर नीचे का लिखा है ना, क्या लिखा है,
तो लिखा ना आपने, हाँ एक मिनट। कुछ तो नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सर वाई एक्सिस पे क्योंकि टेम्परेचर है और वो -40 डिग्री से चालू हो रहा है, हाँ तो उसको ओरिजिन से नीचे नहीं ले सकते थे हम, नहीं नहीं, मतलब क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस। वो जो लाइन है ना, हाँ वो तो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। हाँ वहां पे जो टेम्परेचर स्केल है ना, जहाँ पे आप ओरिजिन को क्या कंसिडर कर रहे हो, कुछ तो ऐसे -100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हीट जीरो है। यहाँ पे ओरिजिन अच्छा, 0,0 नहीं है। हाँ ओके सर। ठीक है। S increases, decreases, water, M of ice। नहीं, सबसे ज्यादा M वाटर का है, हाँ, फिर आइस का है, फिर वेपर का है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे स्पेसिफिक हीट है, उसका उल्टा क्या आएगा आपको, स्लोप। जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, उसका स्लोप सबसे कम होगा। करेक्ट। तो आपने M को स्लोप लिया ना, राइट राइट, मास नहीं है। चल, इतना ही होता है कैलोरीमेट्री में, बस। दैट्स इट। हाँ, स्टीम का कभी कभी आ सकता है, मैं स्टीम का एक बार आपको बता देता हूँ। जब आप आइस को स्टीम के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा। यार आज 3:30 का क्या है आपका क्लास? हाँ, 3:30 तक है। हाँ, टाइम टेबल में 5 दिया है, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। 5, मैं मेरा आईडी शेयर कर लूंगा, 5 बजे तक आ जाना फिर आप। ठीक है, डाउट वगैरह डिस्कस कर लेंगे। और क्या, देखो, मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम। जैसे आपने आइस और वाटर के मिक्सचर में किया था, वैसे यहाँ पे भी करना है। सपोज आइस है, डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं हम। आइस ऑफ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, इसका मास है सपोज 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट आपको पता है। इसको मैंने ऐड किया स्टीम के साथ। स्टीम का टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ स्टीम इज 5 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज वेपर 0.48। इसको 0.5 कर दो, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है आपका 0.5 कैलोरी पर ग्राम, और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो जैसे वहां पे क्या करते थे हम, सबसे पहले वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे स्टीम को वाटर में लेके आना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे। कौन सा हीट यूज होगा, स्पेसिफिक हीट 5 इंटू 0.5 इंटू 20, राइट। सर 4.8 ना, हाँ 0.48। हाँ, तो 48 से कैलकुलेशन थोड़ा ये होगा, इसलिए 0.5 कर दिया मैं। ठीक है, तो कितना हीट लग रहा है बताओ, 120 टू 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए 50 कैलोरी। देन अगेन 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट लगेगा, लॉस होगा, मतलब m into latent heat of vaporization which is 540 m into LV, क्या आएगा ये 0027 कैलोरी। तो अभी आपने कहाँ तक लाया उसको, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक ही लाएंगे। सिमिलरली आइस को भी लेके आएंगे वाटर तक एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तब कितना हीट लगेगा उसको, 10 into 30, 10 इंटू 0.5 इंटू 30, 150, which is 75, 150 कैलोरी। फिर आइस कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, yes, तो कितना हीट लगेगा अगेन 10 into 80 and 800, 800। फिर अगेन वाटर को अब 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे, तब कितना हीट लग रहा है, 10 into 1 into 100, 10 इंटू 1 इंटू 100 विच इज 1000। अब सबको ऐड करो, हीट गेन बाय आइस ब्लॉक कितना हो गया, 150 प्लस 800 प्लस 1000 कितना होता है 1950, राइट, कैलोरी। और इसमें कितना हीट यूज हुआ है, हीट लॉस 2750 कैलोरी, हीट गेन बाय आइस इतना, और हीट लॉस बाय, अब कौन सा बड़ा है बताओ, दोनों loss, वाटर में आ गए, वाटर में आ गए दोनों एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, एग्जैक्टली। अब कौन सा बड़ा है, हीट लॉस बड़ा है। मतलब टोटली गैस में बन जाएगा। हाँ, तो टोटली गैस में ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली सम अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, तो 1950 इज इक्वल्स टू हीट लॉस होना चाहिए, हीट लॉस शुड बी इक्वल्स टू 1950। तो पहले तो 50 हो गया, करेक्ट। तो जो कन्वर्ट होना है उसमें कितना चाहिए आपको बताओ, m इंटू एल एफ शुड बी इक्वल्स टू 1900, करेक्ट। तो कितना मास कन्वर्ट होगा, 0 ना, क्या 1950 में से 50 कैलोरी तो वेपर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लग गया ना 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बचा कितना 1900। तो कितना वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इज इक्वल्स टू 1900 करो, तो मास विल बी 1950 बाय 540 इज इक्वल्स टू क्या होगा
बताओ 3.61 3.61 ग्राम। आपके पास 5 ग्राम था क्या वेपर, तो 5 ग्राम में से ओनली 3.61 ग्राम विल 3.61 ग्राम of vapor will convert into water। सर हाँ बोलो। सब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि 2750 माइनस 1950 हाँ जितना उतना इज इक्वल टू टोटल मास इनटू latent rate of vaporization। इंटू लैटेंट हीट ऑफ टोटल मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करोगे तो कैसे होगा? आपको टेम्परेचर आप अगर हीट करोगे करेक्ट, तो हाँ पूरा का पूरा मास वेपर तो नहीं बन रहा है। नहीं सर, पर इसमें करते थे ना हम, जब लिक्विड और सॉलिड होता था। लिक्विड और सॉलिड में उल्टा केस था ना, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था पानी का। पानी को हमने 0 डिग्री सेल्सियस में लाया, फिर दोनों को ऐड करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब ये दोनों का पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा? अब वो वेपर बनेगा, लेकिन हाँ सर, सारा का सारा अमाउंट वेपर नहीं बनेगा। सर नहीं मतलब ये हाँ 2750 माइनस 1950 किया हमने, हाँ मतलब हाँ हाँ। देखो अपने को ना हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करना होता है हर केस में। तो यहाँ सर पे नहीं आपने देखा। हाँ बोलो। सर, हाँ सर यहाँ पे 800 बच गया ना, तो फिर हीट गेन में टोटल मा 800 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू लैट ऑफ वेपराइजेशन करेंगे तो नहीं नहीं, मतलब कितना मास और वेपर में बनेगा वैसा नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए इक्विलिब्रियम में। 900 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार ये वाला अच्छा डाउट है, इसको बताता हूँ मैं। आपने बोला कि 800 इंटू जो मास कन्वर्ट हो रहा है इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट। तो आइस का इधर मास वेपर में कन्वर्ट होगा ऐसा बोला आपने, हाँ करेक्ट। तो आइस को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ये वेपर तो होना चाहिए इनिशियली। आपने तो इसको वाटर बना दिया 100 हाँ डिग्री सेल्सियस तक, राइट। अब ये दोनों साथ में वेपर होंगे ना अगर होना है तो। हाँ सर, वही तो दोनों का अच्छा अच्छा। तो आप उल्टा नहीं जा सकते हो। पहले देखो, आप वेपर से वाटर बनाया आपने और फिर वाटर से वेपर बना रहे हो। देखो अगर फिर वो पूरा का पूरा वेपर वाटर बना ही नहीं ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ। ओनली 3.61 ग्राम ऑफ वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया। देखो आप प्रोसेस को कैसे करते हो सॉल्व, मैं आपको एक बार फिर से बता समझा समझा सर। दूं। हाँ फिर भी एक बार देख लो कि आप पहले इसको वेपर में से वाटर में कन्वर्ट किया, तब जाके आपको कितना कैलोरी आया। इतना जो भी 2750 कैलोरी, ठीक है। इतना हीट लॉस होगा अगर पूरा का पूरा वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो, ठीक है। और इधर हमारा 1950 कैलोरी आया अगर पूरा का पूरा आइस वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है तो, ठीक है। तो आप इन दोनों को एनालाइज कर रहे हो अभी, तो आपको पता चला कि हमारे पास हीट कितना बचा है 800 कैलोरी। तो 800 कैलोरी में से अगर आप हीट दोगे तो फिर से वेपर बन रहा है, और ये वाला वाटर भी वेपर बन रहा है। तो उल्टा प्रोसेस तो नहीं होगा। तो क्या होगा इस प्रोसेस में ही 2700 की जगह पे ओनली 9 मतलब 1900 कैलोरी क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। फिर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेपर ही क्या किया वाटर में कन्वर्ट किया, सारा का सारा वेपर वाटर में नहीं कन्वर्ट किया, सो दैट हमको 1900 कैलोरी हीट मिले। और मैं आपको बताता हूँ 1900 क्यों लिया है। देखो यहाँ पे हीट गेन कितना है 1950, और आपको हीट लॉस भी कितना करना है 1950, करेक्ट। हीट लॉस इक्वल्स टू 1950। लेकिन जो 50 कैलोरी है 50 कैलोरी तो आपका यूज हो गया, 50 कैलोरी लॉस यूज हो गया उसको 120 में से 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है अंजलि, देखो यहाँ पे आपने ऑलरेडी 50 कैलोरी यूज कर लिया, तो बचा कितना आपके पास 1900 ओनली।
ठीक है। तो सर कैलकुलेशन में वो 50 क्यों लिए? कौन सी कैलकुलेशन में नहीं लिया ना? अच्छा वहां पे क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत किया ना हमने, देखो ये तो नहीं होना चाहिए था, और ऐसे उसका बताओ। आंसर भी 3.51। 3.51 कर लो, 3.51 3.52 कर लो, 3.52 ठीक है। तो आप जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको अपने आप प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस में से क्या कन्वर्ट होगा। करेक्ट। देखो यहाँ पे हमने कैलोरीमेट्री कर दिया है, खत्म, इतना ही होता है। ये सबसे डिफिकल्ट केस है जब आप आइस को स्टीम के साथ मिक्स करते हो तब। इसके क्वेश्चन है नहीं एचसीवी में, आता भी कम है, एग्जाम में आता नहीं है वैसे तो, एडवांस में आता है only। लेकिन जो मैंने ऊपर वाला पार्ट पढ़ा है वो सब आता है, मेंस में भी आता है और आपके मेडिकल में भी आता है। तो हमेशा सारा का सारा वेपर वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी केस भी आ सकते हैं, आइस भी सारा मेल्ट नहीं हो सकता है, वो भी केस आएगा। वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा, वेपर फ्रीज भी हो सकता है, क्या पता। वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर अगेन आपका आइस में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखो इसके बाद एक हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया वाला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको आपने इसमें किया है क्या, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में बताओ, किया है? हाँ पहले किया था चलो फिर तो बहुत फास्ट होगा। पहले मतलब कब, कितने पहले? सर, याद नहीं पर बहुत पहले। सर स्टार्टिंग में एकदम, मतलब जून जुलाई के टाइम 2020 के। अच्छा अच्छा, 2020 का? हाँ हाँ एकदम स्टार्टिंग। कोई नहीं, फिर से याद आ जाएगा, देखो। तो केटीजी भी बोलते हैं। इसमें होगा क्या, काइनेटिक थ्योरी मतलब गैसेस जो है ना, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे बताओ, मोशन। मूव करेंगे इधर से उधर, इधर से उधर रैंडमली। तो हमें पता नहीं चलता है कि उसका वेलोसिटी कितना है। अब मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं, राइट। कोलाइड करेंगे तो आइदर इलास्टिक कोलिजन होगा या फिर इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, right? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करता है, राइट। तो जो पूरे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो होता है हमारा काइनेटिक थ्योरी। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे देखो काइनेटिक थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले हमें अजम्पशन करने पड़ते हैं बहुत सारे, कि आप इतना रैंडम बिहेवियर होता है मॉलिक्यूल्स का, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशन करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स।
ठीक है, क्या है पॉस्टुलेट आपके पास, देखो सबसे पहला पॉस्टुलेट हम कंसिडर करते हैं अजम्पशन कि जो साइज होगा किसका, मॉलिक्यूल का, दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। आपने देखा होगा एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ, 6.023 into 10 to the power 23, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको एक मोल का साइज पता है कितना छोटा होता है, तो उतने मोल में इतने नंबर ऑफ एटम है, मतलब एक एटम का साइज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरा अजम्पशन है ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे कोलिजन इलास्टिक है, मतलब जो एनर्जी लॉस है ड्यूरिंग द कोलिजन वो हो ही नहीं रहा है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा हमारा अजम्पशन है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल घुस नहीं रहा है, ठीक है, नो इंटरेक्शन बिटवीन, इधर मॉलिक्यूल का मतलब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है एक एटम के अंदर उनको नहीं, बोल रहे एटम मतलब मॉलिक्यूल, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल। हैं। सर ऐसा नहीं होता ना, CO2 मतलब एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है। नहीं नहीं, CO2 का एक मोल आप अगर लोगे, देखो CO2 की अगर बात कर रहे हो, CO2 का एक मोल कितना होता है बताओ, ये कितना होगा 16, 32, 32 प्लस 12, 44 AMU, राइट। यस तो 44 AMU मतलब आपका हो गया 1 मोल, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक CO2 के एक मोल ऑफ CO2 का जो जो भी आपका गैस होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे हम बोलेंगे ना। एक AMU मतलब कितना छोटा मास है बताओ, एक AMU कितना होता है, 1 ग्राम 1 ग्राम, क्या बात कर रहे approximately। हैं, 1/12, राइट, 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करते तो एक AMU अराउंड आता है आपको 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31, ठीक है। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है सारी। इसके बाद देखो कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोलिजन भी इलास्टिक है, और कोलिजन का टाइम भी हम निग्लिजिबल लेते हैं, कोलिजन टाइम शुड बी निग्लिजिबल। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। उसके बाद है ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, इट ओबेज NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब जो भी मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा है, मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमेशा हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। आपको पता है एक मोल में, एक मोल का आपको वेट कितना होता है, एक AMU, मतलब उसमें लेगा तो 42 AMU होता है। एक AMU आप मैंने बोला 10 टू द पावर -31 kg होता है। तो एक मोल का इतना वेट होगा, तो एक एटम का कितना वेट होगा, 42 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 kg, प्लस 23 सॉरी। तो आप देखोगे कि 10 टू द पावर -53 kg के टर्म्स में आता है एक मॉलिक्यूल का वेट या फिर एक एटम का वेट। देखो, तो फिर जो वेट होगा
m इंटू जी, वो भी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसके इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। ठीक है, इसके बाद जो भी केटीजी में हम जो भी मॉलिक्यूल्स देंगे सारे फॉलो करते हैं आपका पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस वाले इक्वेशन। ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया है, इट फॉलोज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बाकी आप आर का वैल्यू बताओ क्या होता है, अगर 0.8 पास्कल में 8.314 8.3, ये होता है आपका इन पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसी को अगर आप एटीएम में लोगे तो प्रेशर को एटीएम 0.0821 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, इसमें बस आपको देखना है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को किस में लेते हो, सो दैट आपका आर का वैल्यू भी उस हिसाब से लोगे आप। इसमें कोई डाउट किसी को? 2 कैलोरी क्या है प्रथमेश? एनर्जी किधर है इधर, कैलोरी क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर, पर वो भी एक वैल्यू है ना आर की। आर के कैलोरी क्या है, में 0.287 ऐसे कुछ होता है ना? हाँ सर। राइट, तो देख लेना आप, जैसे यूनिट चेंज होता है तो आप वैल्यूज चेंज कर सकते और वो क्या लिखा है पास्कल के बाद? हो। मीटर डॉट क्यूब, वॉल्यूम जो है ना आपका मीटर क्यूब में है। नहीं, पास्कल डॉट है ना वो, पास्कल के बाद। हाँ, पास्कल के बाद ये डैश है, पास्कल मीटर क्यूब, डॉट नहीं। अरे आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है क्या, बताओ? दिख रहा है सर, ये नहीं दिख रहा था। क्या नहीं दिख रहा है? ए? नहीं सर, ये जो डॉट था या डैश था कुछ भी था वो अच्छा नहीं दिख अच्छा, रहा। बताओ अगर दिख नहीं रहा हो तो। इतना अच्छा हैंडराइटिंग निकाल रहा हूँ मैं। सबसे पहला लॉ आता है फिर इसमें, बॉयल्स लॉ। बताओ बॉयल्स लॉ क्या होता है, सबको पता है ये तो। इक्वल टू के। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हाँ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लॉ को तो अच्छे से बताएगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप क्या बोल सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर से पास हो रहा है तो। राइट, इसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो कैसे आएगा? अब आप देखो, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर को आपने वाई एक्सिस में लिया, वॉल्यूम को आपने एक्स एक्सिस में लिया, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ निकालना पड़ेगा आपको। तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो बाकी ग्राफ निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बताओ क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डायरेक्टली हाँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Directly टू proportional टेम्परेचर। to temperature. टेम्परेचर, करेक्ट। तो V बाई टी कांस्टेंट होगा, तो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2 बाय T2। राइट, अगर आप वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का ग्राफ निकालते हो तो क्या बनेगा, सिंपली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वॉल्यूम को लिया आपने वाई एक्सिस में, टेम्परेचर को लिया एक्स एक्सिस में, तो वाई बाय एक्स कांस्टेंट है तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन।
उसके बाद कौन सा लॉ है? बताओ, गेल-लुसाक लॉ। अब बचा क्या है? वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P बाई टी कांस्टेंट होगा आपका, तो क्या बोलेंगे हम? P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। सिंपल। ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किसी को नहीं पता है तो बता दो, ठीक है। अगर इसका नाम भी अगर आप देखते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसको हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। राइट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे क्या? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। सिंपल। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता ही है। एक मेरा स्टेट ए है, तो ए से बी तक जा रहा है गैस, और कैसे जा रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। देन बी टू सी जा रहा है आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू। ए पे उन्होंने सब दिया है। ए पे आपका प्रेशर है 30 पास्कल, ठीक है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और वॉल्यूम है आपका 10 डीएम क्यूब या फिर एम क्यूब, जो आपको लेना है। क्वेश्चन में दिया है ए टू बी आपका कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस, वेयर प्रेशर इज डबल। प्रेशर को आपने वहां पे क्या किया है? डबल किया। ए टू बी प्रोसेस में आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एंड बी टू सी प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस वेयर, जहां पे आपने टेम्परेचर को हाफ कर दिया, टेम्परेचर इज हाफ। तो जो सी है फाइनल, तो आपको क्या निकालना है? सी पे एट सी, सी स्टेट व्हाट विल बी प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्या? वॉल्यूम। बताओ क्या होगा? प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम एट पॉइंट सी। सब पता है आपको आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, उसको यूज करना है, बहुत सिंपल है। बताओ, इतना सिंपल है, क्या कर रहे हैं? हाँ प्रथमेश।
हाँ सर। क्या आया? सर कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो बताओ? हम्म। पहले बी पे निकाल दो ना। क्या है? प्रेशर 30, वॉल्यूम 5, टेम्परेचर 150। प्रेशर 30 बोला है, वॉल्यूम 5 बोला है, और प्रेशर 150 केल्विन, सॉरी टेम्परेचर 150 केल्विन, 30 पास्कल डीएम क्यू। ठीक है, देखते हैं बी पे। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा? सेम रहेगा, टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन। आपको बस यहाँ पे देखना है प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा। अब उसने बोल दिया प्रोसेस में कि प्रेशर इज डबल, तो प्रेशर क्या हो गया? 60 पास्कल एट बी, राइट। अब प्रेशर को आप डबल करोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 का प्रेशर कितना है? 30। इसका वॉल्यूम कितना है? 10 एट ए, और ये क्या है? एट बी। P2 कितना बोला है उसने? 60, डबल किया है तो वॉल्यूम कितना होगा उसका कैलकुलेट करना है आपको, V2। तो V2 विल बी 5 डीएम क्यूब। आ गया बी स्टेट में, आपको वॉल्यूम भी आ गया, कितना आया? 5 डीएम क्यूब। अब जब आप सी में आओगे, सर हाँ सर वॉल्यूम 10 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -6, 10 रेस्ट टू पावर 6 लेना है ना? हाँ, मतलब वो तो आप बाद में कर लोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने यूनिट पूछा ही नहीं है ना, डीएम क्यूब में निकालो जो गिवन यूनिट है उसमें। आपको पता चला ए और बी में मैंने P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 क्यों किया? क्योंकि कौन सा प्रोसेस है उधर? आइसोथर्मल प्रोसेस है, और प्रेशर डबल हुआ है तो प्रेशर को मैंने 30 से 60 तक लेके गया। फिर B2C में जब आओगे आप, ठीक है, B2C में आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। 60 पास्कल्स। हाँ, तो यहाँ पे गलत कर दिया ना आपने, प्रेशर विल बी 60 पास्कल, सेम होगा प्रेशर। टेम्परेचर को हाफ किया तो टेम्परेचर आपका आधा हो गया, और वॉल्यूम क्या होगा अभी? 2.5 डीएम क्यूब। हाँ, B2C में हम यूज क्या करेंगे? आइसोबारिक है तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। सर मैंने क्वेश्चन गलत लिख। क्या बात कर रहे हो? ये बारीक की जगह कोरिक लग रहा है आपको? हाँ अरे हाँ, ये कोरिक लग रहा है, क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैंने सुना वैसे। ये बी है, बी। ए V1 बाई V2, इनिशियल V1 क्या है आपका? 5 बाय T1 इज 300 इज इक्वल्स टू, ये V3 V2 आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे V2 कर दो, T2 V3 बाई T3 ज़्यादा सही रहेगा। V3 आपको कैलकुलेट करना है, T3 कितना बोला उन्होंने? हाफ हो रहा है, मतलब 150 हो गया, तो V3 विल बी 5/2 विच इज 2.5। तो फाइनल टेम्परेचर आएगा आपका, फाइनल प्रेशर आएगा एट पॉइंट सी 60 पास्कल। फाइनल वॉल्यूम आएगा आपके पास 2.5 डीएम क्यूब, और फाइनल टेम्परेचर विल बी एट सी 150 केल्विन। तो कोई भी प्रोसेस अगर आपको गिवन है तो आप कर लोगे डायरेक्ट, ठीक है। एक ही अननोन था ना इधर,
इवन मैंने वहां पे बोल भी दिया था कि प्रेशर को डबल किया है ए टू बी प्रोसेस में, बी टू सी में मैंने टेम्परेचर को हाफ किया है। नोट कर लो इसको। सिर्फ सिर्फ हाँ वॉल्यूम का ही कैलकुलेट करना था। हाँ, बस वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना था, पहले में भी और दूसरे में भी। सर आपने 2-2 पी लिख दिया है किधर? अच्छा, नीचे। 2-2 पी हो सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, एक स्टेट में 2 पीने हो सकते हैं, राइट? अगर आपने स्टेट चेंज कर लिया, मतलब एक से दूसरे प्रोसेस में चले गए, तो फिर हो सकता है। हम्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। एट स्टेट ए आपका प्रेशर है, प्रेशर एट स्टेट ए गिवन है आपको, सपोज 40 ATM। वॉल्यूम एट ए दिया है आपको 50 लीटर्स, और टेम्परेचर एट पॉइंट ए दिया है, कितना लोगे, 300 केल्विन। और प्रोसेस जो है वो ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी आ रही है। ए टू बी जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने बोला है कि दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस वेयर टेम्परेचर इज डबल। ठीक है, बी टू सी बोला है उन्होंने कि आइसोबारिक प्रोसेस वेयर वॉल्यूम इज डबल। और सी टू डी में बोला है सी टू डी isothermal process where pressure half। तो जो डी स्टेट है, फाइनल स्टेट, वहां पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैलकुलेट करना। व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर जल्दी जल्दी करके बताओ, हो जाएगा अब। आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो क्या इक्वेशन होगा, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। तो सबसे पहले हम बी का पूरा कहानी बताएंगे, ए का कहानी मेरे को पता है। सबसे पहले बी का कहानी कैलकुलेट किया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट? आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम सेम होगा। उसके बाद सी में आएंगे, फिर डी में।
हाँ, इस बार के मैंने पार्ट टेस्ट का सिलेबस यही रखा है, कोल्यूजन, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जो होगा ना उसके लिए। एटी 600 100 सही है, बहुत फास्ट किया आपने। बी में क्या होगा, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम विल बी 50 एंड टेम्परेचर इज डबल, सो टेम्परेचर विल बी 600, प्रेशर 80। प्रेशर इज 80, प्रेशर भी डबल हो जाएगा। उसके बाद सी में क्या होगा बताओ। आपका क्या है, 40 200 और 1200। हाँ तो ये तो इजी कैलकुलेशन है ना, डिफिकल्ट होगा तो कैलकुलेटर यूज करो यार, ऐसे नहीं। एग्जाम में थोड़ी ना कैलकुलेटर लेके बैठे। मैं कभी कभी क्वेश्चन में डेटा इस तरह से देता हूँ कि वो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तब बस आप कैलकुलेटर यूज करो, ये तो इजी डेटा है, इसमें मत करना। सी, बी टू सी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब प्रेशर विल बी कांस्टेंट, तो 80 किसको डबल किया आपने, वॉल्यूम को, तो हो जाएगा 100। और टेम्परेचर क्या होगा बताओ, 1200। ठीक है, सही किया। वॉल्यूम को आपने, हाँ सर। फिर डी पे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो 1200 ही होगा। वॉल्यूम क्या होगा बताओ, प्रेशर को हाफ किया तो वॉल्यूम डबल होगा, 200, और प्रेशर विल बी 40। तो 40 200 1200, 40 200 1200। देखो बारह सौ कैसे, देखो आप एक बार कैलकुलेट करो। इसका जो ऑर्डर है ना वो ऐसा है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट, पीवीसी पीवीसी। ए पे आपको पता है, तो बी पे 80 50 600 होगा, सी पे 80 100 1200 होगा, और डी पे 40 200 1200 होगा। बी पे 80 50 600 आया क्या बताओ सबका, 80 50 600 आया। हाँ यही आया। ठीक है, तो सी पे जब जाओगे आप, बी टू सी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। आइसोबारिक, तो प्रेशर विल बी सेम, V/T 80 80 प्रेशर को मैंने सेम लिया है, देखो यहाँ पे। और उसने क्या बोला है, वॉल्यूम को डबल किया है, वॉल्यूम को डबल किया मतलब 50 क्या हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम को जब आप डबल करते हो तो टेम्परेचर भी डबल हो जाता है इन आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 करना है वहां पे। तो अगर आपने वॉल्यूम को डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाता है, तो टेम्परेचर 600 से 1200 हो गया। फिर C2D में आओगे, C2D में कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो जब आप प्रेशर को हाफ करते हो, प्रेशर को हाफ करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, डबल हो जाता है। तो वॉल्यूम को मैंने किया डबल, प्रेशर हो जाए 40 और ये हो गया 1200। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना आप ऐसा पूरा कैलकुलेट मत ही करो, आपको पता है क्या हो रहा है प्रोसेस में, तो एक एक स्टेप में भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। हाँ। तो जैसे टेम्परेचर डबल हो गया तो प्रेशर भी क्या होगा, डबल होगा, करेक्ट। तो इसीलिए 40 से क्या हो गया पहले 80, और टेम्परेचर भी क्या हो गया 300 से 600। टेम्परेचर का उसने बोला था टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर भी डबल किया मैंने, 40 से 80 और टेम्परेचर 300 से 600। फिर उसने बोला आइसोबारिक प्रोसेस,
राइट। आइसोबारिक में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसने बोला है वॉल्यूम को मैं कर दूंगा डबल, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पे वॉल्यूम को आपने किया 50 से 100, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया 600 से 1200। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट भी आने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पूरा कैलकुलेट करते बैठो उधर। और जो आखिरी वाला प्रोसेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप प्रेशर को हाफ करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डबल होगा। अब उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? सबका आंसर आ गया? फाइनल आंसर है आपका 40 पास्कल विल बी प्रेशर, आया 200 लीटर्स, सॉरी 40 एटीएम है क्या? हाँ एटीएम, 200 लीटर विल बी योर वॉल्यूम एंड 1200 केल्विन भी टेम्परेचर। ठीक है, देखो उसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। हो गया? तो कोई भी प्रोसेस अगर आपको बोला है, आइदर वो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, या फिर जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कोई भी प्रोसेस को आप सॉल्व कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। उसके बाद हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, तो आप खुद बताओ, सब उसका इंटरचेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, और मिक्स होने के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट? जैसे आपने किया था ना हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का, लिक्विड जब मिक्स होते तो टेम्परेचर इंटरचेंज हो गया और आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, राइट, मिक्सचर का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैस का कोई वॉल्यूम होता नहीं है। ठीक है, सपोज आपके पास दो गैस है, एक ए गैस है और एक गैस बी है। ठीक है, इसका प्रेशर था इनिशियली पी ए, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बोलते हैं हम, गैस का कभी वॉल्यूम नहीं होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है जीरो जिसमें गैस, लेते राइट, वी नॉट है, वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नॉट गैस। इसका भी वॉल्यूम है वी नॉट। ठीक है, इसका प्रेशर पी है और टेम्परेचर टी है बिफोर मिक्सिंग, इसका प्रेशर है पी बी एंड टेम्परेचर इज टी बी बिफोर मिक्सिंग। यहाँ पे पूरा ए गैस है, यहाँ पे गैस बी है। अब इन दोनों गैस को आप जब मिक्स करोगे यूजिंग दिस स्मॉल ट्यूब, यहाँ से आपने ओपन कर दिया और मिक्स कर दिया दोनों गैसेस को, तब क्या होगा फाइनली बताओ? वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं इसका, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, राइट। अब दोनों को साथ में एनालाइज करेंगे। अभी दोनों गैसेस का प्रेशर विल बी पी फाइनल, इसका भी प्रेशर होगा आपका पी फाइनल।
वॉल्यूम तो वी नॉट प्लस वी नॉट क्या हो जाएगा, 2v0। वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, वॉल्यूम इंटरचेंज नहीं होगा यहाँ पे। आप देखोगे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ऐड होगा। जितना कंटेनर ए का था और जितना कंटेनर बी का, अब दोनों का वॉल्यूम ऐड हो गया। ऐसे कंसिडर कर लो कि जो ट्यूब है ना, ट्यूब का वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कंटेनर। बस इंटरचेंज होगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। इसका प्रेशर कितना है होगा अभी पी फाइनल, इक्विलिब्रियम प्रेशर। इसका प्रेशर क्या होगा पी फाइनल, इसका टेम्परेचर विल बी टी फाइनल, इसका टेम्परेचर विल बी टी फाइनल। तो आप मेरे को यहाँ पे बताओ इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या कांस्टेंट है जब मिक्स हो रहा है, दो अलग अलग गैस मिक्स हो रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा बताओ। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि गैस का इससे लीक नहीं हो रहा है। लीक हो रहा होता तो हम चेंज कर लेते, करेक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने, अभी आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। इसमें पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, आर क्या है गैस कांस्टेंट, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी पीवी बाय आर टी, ठीक है। तो बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ए का कितना था, ए गैस का PA V naught by TAR. पी ए वी नॉट बाय आर टी ए, प्लस इसका कितना होगा बी का पी बी वी नॉट बाय आर टी बी। सर ये आफ्टर मिक्सिंग होगा ना? बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग ए का अलग और बी का अलग ऐड करके दोनों का इनिशियल। बिफोर मिक्सिंग हम पूरे सिस्टम को लेते हैं, जैसे ए और बी को मिक्स करके लेंगे ना सिस्टम, मतलब। और अभी मिक्स हुआ नहीं है तब मोल कितना है उसका पी ए वी नॉट बाय आर टी ए प्लस पी बी वी नॉट बाय आर टी बी। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा फिर बताओ, सेम रहेगा। PF रहेगा 2 V naught. एनालाइज करो। हाँ अब आपका प्रेशर विल बी पी फाइनल, दोनों का प्रेशर सेम हो गया। अभी वॉल्यूम हो जाएगा आपका ऐड 2v0 डिवाइडेड बाय आर टी फाइनल। दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। अब दोनों गैस को मैंने साथ में लिया क्योंकि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया सेम हो गया, समझ रहे हो। फिर बाद में तो आप कर लोगे कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे कहीं पे लीक नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट में या फिर सराउंडिंग में, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम करेंगे पी ए वी नॉट बाय आर टी ए प्लस पी बी वी नॉट अपॉन आर टी बी। दिस शुड बी इक्वल्स टू पी फाइनल इंटू टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू टी फाइनल। तो यहाँ से आप इक्विलिब्रियम प्रेशर या फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस नोट कर लो, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ गैस आपको कांस्टेंट रखना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कांस्टेंट होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं मोल कंजर्वेशन। नोट कर लो इसको, देखो क्यों, अरे हैंडराइटिंग समझ नहीं रहा है क्या आपको, बताओ। मेरे ख्याल से समझ तो रहा होगा आप, ना कुछ नहीं है, सब सही है। मिक्सिंग है ना ये, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग। सर ये फिर बिफोर और आफ्टर
को इक्वेट कर सकते हैं ना? हाँ, बिफोर और आफ्टर को इक्वेट किया ना मैंने बाद में। मोल कंजर्वेशन मतलब हमेशा मोल्स आपके कंजर्व रहेंगे, कोई भी स्टेट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मिक्स हो जाए। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यहाँ पे कर लेते हैं पता है आपको? पता है कि आइसोथर कोई भी ऐसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ भी होगा, तो आप दोनों गैसेस को ऐड करते टाइम फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देते हो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 T2 P2 V2। वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो गैस का मिक्सचर हो रहा है, और वो जो प्रोसेस, वो जो फॉर्मूला है वो एक प्रोसेस के लिए होता है। एक ही गैस एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जब जाता है तब आप उसको वो फॉर्मूला लगाओगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। वो एक ही गैस हो रहा है वहां पे, यहाँ पे दो गैस का मिक्सचर हो रहा है। करेक्ट। एक्चुअली हाँ, बताओ। तो यहाँ पे कभी भी वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करेंगे बस। ये गलती मत करना, बहुत बार ये गलती होता है बच्चों का, देख लो आप एक बार। कौन मीटिंग छोड़ के गया रे बाबा? मेरे को ऐसे बच्चों के नाम चाहिए बीच में जो जाता है, कैसे पता कैसे चलेगा? बट पार्टिसिपेट चेक। वो तो 31 दिखा रहा है ना, 32 का, वही तो गया है। क्या है, आपको बैठना ही तो होता है, उसमें कौन सा। चलो देख लेता हूँ मैं, अभी आएगा ना, नहीं आएगा तो भी देख लेंगे क्या। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करें, बताओ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दो गैसेस के मिक्सचर का। हाँ, इसमें अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा हमेशा कि गैस शुड नॉट बी लीक्ड। अगर गैस लीक हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट नहीं करेंगे, ठीक है। गैस लीक नहीं होना चाहिए कहीं से भी एनवायरनमेंट में, तो उससे गैस का अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखेंगे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, ऐसे लिखेंगे। देखो, टू क्लोज कंटेनर contains equal volume of air, contains equal volume of air, राइट। दोनों में सेम वॉल्यूम है, दोनों गैसेस का या फिर दोनों कंटेनर का सेम वॉल्यूम है, राइट। आर इनिशियली at 1.05 into 10 to the power 5 पास्कल, ये उसका प्रेशर है, एंड 300 केल्विन ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है। दोनों दोनों कंटेनर का सेम प्रेशर है और सेम टेम्परेचर है और सेम वॉल्यूम भी है, देखो इनिशियली, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इफ द कंटेनर्स are connected by a narrow tube, connected by a narrow tube and
1 maintain at 300 Kelvin temperature and other at another या फिर other at 400 Kelvin temperature। तो आपने पहले तो उसको मिक्स किया, कैसे? नैरो ट्यूब से, और एक को आपने जबरदस्ती 300 केल्विन पे रखा है, दूसरे को 400 केल्विन पे रखा है। तो फिर पूछा उसने फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर्स। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर्स। करो, ट्राई करो। मैं आपको इसका डायग्राम भी बना देता हूँ सो दैट थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। सर फाइंड द फाइनल प्रेशर होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर तो आपने दे ही सॉरी दिया है सॉरी, क्वेश्चन। प्रेशर प्रेशर। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बोला कि प्रेशर बोला? आपने टेम्परेचर लिखा था। बोला प्रेशर होगा ना, प्रेशर ऑफ कंटेनर, ठीक है। दोनों कंटेनर का सेम प्रेशर होगा, राइट। तो मैं आपको एक बार एनालाइज कर देता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इनिशियली ऐसा है, नैरो ट्यूब कनेक्टेड तो था, लेकिन वहां पे हमने लगा दिया था वॉल्व, ऐसे कुछ तो वॉल्व होता है, ठीक है। ये गैस ए, ये गैस बी, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, पी नॉट वी नॉट, टी नॉट टी नॉट। और इसमें से मैंने आपको शायद टेम्परेचर और प्रेशर दे भी दिया है, ठीक है। अब क्या किया आपने, वॉल्व को हटा दिया, उसके बाद वाला प्रोसेस देखो। अब ये जो वॉल्व है उसको हटा दिया तो मिक्स हो जाएंगे दोनों गैसेस, ए एंड बी विल मिक्स टुगेदर, ओके। तो देयर प्रेशर विल बी सेम, पी फाइनल एंड पी फाइनल। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम भी क्या होगा, वी नॉट और वी नॉट। लेकिन उसने बोला है कि मैंने एक को 300 पे, 300 केल्विन पे रखा है, राइट, जो कि इसका टेम्परेचर था इनिशियली 300 केल्विन। तो एक को आपने 300 केल्विन पे रखा है और दूसरे को जबरदस्ती हीट करके 400 केल्विन पे रखा है। तो आपको पूछा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, पीएफ विल बी व्हाट। तो प्रोसेस पता है आपको, मोल कंजर्वेशन से करना, तो करो, और क्या चाहिए। हाँ, उसमें पी नॉट और वी नॉट का वैल्यू गिवन है, पी नॉट इक्वल्स टू 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल एंड टी नॉट इक्वल्स टू 300 केल्विन। ये कंडीशन बिफोर मिक्सिंग है, राइट, जब आपने वॉल्व लगा हुआ है, और ये कंडीशन आफ्टर मिक्सिंग है, जब वॉल आपने हटा दिया। बताओ फाइनल प्रेशर कितना होगा।
1200 पास्कल बोल रहा है। कौन बोल रहा है 1200 पास्कल? चैतन्य बोल रहा है। चैतन्य हो ना आप? बताओ बताओ। अच्छा, आप बोल नहीं सकते हो क्या? उसका भी आपने मैसेज किया है। चलो ठीक है। मैं देखता हूँ आंसर, एक सेकेंड ना, चेक। 1.2 into 10 to the power 5। अच्छा, हाँ 1.2 into 10 to the power 5 सही है तन्मय। चैतन्य आप एक बार देखो कि 1200 नहीं आ रहा होगा। ये सही है, 1.2 into 10 to the power 5। एक बार देखो, एक बार देखो। कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल करना है ना उधर। हाँ 1.2 into 10 to the power 5 सही है। और किसी को नहीं आया क्या? चलो भाई, ये तो होना चाहिए। बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो पहले, कितना है बताओ क्या? और ट्राई करो बाकी लोग। इतना अगर हिंट है तो होना तो चाहिए। अभी हुआ श्रेया आपका। फाइनली श्रेया ने आंसर दे दिया आज। हाँ ठीक है, सही है। 1 पॉइंट देखो क्या होगा। बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स विल बी बिफोर P नॉट V नॉट अपॉन R T नॉट, राइट। अब यहाँ पे प्लस P नॉट V नॉट अपॉन R T नॉट, ये हो गया आपका A का, ये हो गया आपका B का, ठीक है। फिर क्या होगा बताओ? वैल्यूज अभी मत डालो, या फिर टी नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। पी नॉट वी नॉट अपॉन आर इंटू 300, कितना होगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट बाय आर टी नॉट। अब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स तो 2 टाइम्स क्यों हुआ? 1 + 1 कितना होता है? अच्छा हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग विल बी, अब प्रेशर हो गया पी फाइनल, वॉल्यूम क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, करेक्ट। वॉल्यूम दोनों का लेंगे अब हम, मिक्सचर हो रहा है तो, सॉरी एक एक का करो क्योंकि सब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो ए का अगर आप करोगे, ए का प्रेशर कितना है उधर पी फाइनल पी एफ, ए का वॉल्यूम कितना है वी नॉट, ए का टेम्परेचर कितना है 300, प्लस बी का प्रेशर है पी एफ, बी का वॉल्यूम है वी नॉट और बी का टेम्परेचर है 400। इन दोनों को आपको इक्वल करना है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट अपॉन आर इंटू 300 इज इक्वल्स टू पी एफ वी एफ पी एफ वी नॉट, इधर आर भी आएगा, आपने बताया नहीं यार। आप क्या करो, आर इंटू 100 मतलब 100 आर को कांस्टेंट ले लो,
तो इधर आएगा 1/3 प्लस 1/4। R कट, V0 कट, 2 0 कट, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2/3 P0 विल बी 7/12 PF before, तो P फाइनल विल बी 8/7 P0, ठीक है। बस अगर आपको P फाइनल यहाँ पे आया 8/7 P0 तो सही है। फिर P0 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 1.05 इंटू 10 क्या था 5 था, राइट। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पास्ट। दिस विल बी फाइनल प्रेशर, ठीक है। देखो इसको नोट कर लो। कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट है तो बता दो किसी को। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, हमने एक एक का लिया है, ए का अलग से, कंटेनर ए का अलग से और कंटेनर बी का अलग से, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग था। हाँ ठीक। तो कभी भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन करो, कैसे करोगे आप? हाँ इससे ही करेंगे ऑलवेज, ठीक है। हाँ अब एक थोड़ी जब क्वेश्चन आएंगे, जब मिक्सचर वाला होगा तो आपने देख लिया, जब प्रोसेस होगा तब आपने क्या होगा देख लिया, राइट। लेकिन क्या बोल रहे हो आप? ब्रेक, अरे ब्रेक क्या, अभी क्लास खत्म ही होगा ना 3:30 बजे। एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलते हैं? आज 3:30 तक ही होगा क्लास। हाँ अगर 5 बजे तक होता तो मैं बीच में दे देता 3 बजे। ओके। एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको आप मतलब पहले ट्राई करो, नहीं तो मैं बता दूंगा। जब कुछ टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोला नहीं है कि प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या, मतलब प्रोसेस के बारे में बोला नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है, तब हम क्या करेंगे देखो, एक सेकेंड। देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई गैस जा रहा है, एक ही गैस की बात हो रही है, ठीक है, मिक्सिंग में। यहाँ पे आपका है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और यहाँ पे आपका है प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। तो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन तो यूज होगा ही होगा। अगर अगर एक ही गैस है 1 से 2 में जा रहा है, करेक्ट, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स इसके भी होंगे। क्यों? क्योंकि गैस तो वही है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, सेम गैस। तो ऐसे वाले केस में भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कोई नहीं है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट। तो क्या करेंगे हम, P1 V1 अपॉन R T1 शुड बी इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन R T2। तो R को वैसे कैंसिल कर दो। तो कोई भी प्रोसेस जब होता है एक गैस का,
सिमिलर गैस का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, you can always use P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 upon T2. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल गैस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हाँ, इसी से आता है। अगर यहाँ पे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई V2, आइसो कोरिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सब यही से आता है। ठीक है, हाँ, एक एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम। इसको तो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं भी किया है तो मैं नोट शेयर कर दूंगा, तो कर लेना बाद में। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है कम, तो हम करेंगे क्वेश्चन फाइंड फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर of 1 mole of an ideal gas अरे ऐसा हैंडराइटिंग क्यों आ रहा है, पेन बदले क्या? आइडियल गैस if during its expansion of its temperature, during its expansion its temperature and volume are related as T is equals to T naught plus अल्फा V स्क्वायर। ठीक है, जिसमें T नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है। करोगे क्या ट्राई? देखो, कोई भी अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना होता है, मैं आपको यहाँ पे हिंट बता देता हूँ। ठीक है, हिंट इसमें ये होगा कि जो कोई भी आपका प्रेशर आपको मिनिमम जो मैक्सिमम करना होता है, तो आप क्या करते हो, पहले वो प्रेशर का वैल्यू निकालते हो। ठीक है, फिर आपको पता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, तो फिर उस प्रेशर को एक पर्टिकुलर टर्म के रिलेटेड डिफरेंशिएट करके उसको क्या करते हो, जीरो। जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आइडियल गैस बोला है उसने, राइट, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला है, तो क्या होगा इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो एन विल बी 1, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं पीवी इक्वल्स टू आरटी, बोल सकते हैं। तो क्या होगा, पीवी इज इक्वल्स टू टी, क्या बोले अब उसने, टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, P इज इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। तो ये एक आपका प्रेशर के रिलेटेड इक्वेशन आ गया, जिसको आप बोल सकते हो आर टी नॉट बाई वी प्लस आर अल्फा वी। ठीक है, दोनों को सेपरेट किया था। फिर आपको क्या करना है, dp बाई डी इक्वल्स टू जीरो करना है। इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ। इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी ऑफ आर टी नॉट बाई वी प्लस आर अल्फा वी
शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? v टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2/2। तो माइनस आर टी नॉट बाई 2 वी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस आर अल्फा, वी का डिफरेंशिएशन वी होगा, आर अल्फा तो कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको वी का वैल्यू आता है, वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ रहा है, देख बताओ जल्दी जल्दी। अरे आर टी नॉट बाई 2 वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर अल्फा, आर आर होगा कैंसिल, तो वी स्क्वायर कितना आया? टी नॉट बाई 2 अल्फा, करेक्ट। तो वॉल्यूम कितना आया अभी अपने को? अल्फा वी स्क्वायर था क्या? तो कहाँ पे? हाँ, अल्फा वी स्क्वायर बाय वी होगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय वी तो था ना यहाँ पे, मैंने दोनों को अलग अलग किया, देखो अल्फा वी स्क्वायर को क्या हो गया, ओनली अल्फा भी बचा उधर। तो वॉल्यूम कितना आया आपको? रूट ऑफ टी नॉट बाय 2 अल्फा। तो इतने वॉल्यूम पे आपका प्रेशर शुड भी क्या होगा? मिनिमम। क्योंकि आपने क्या किया है, डीपी बाई डीवी को जीरो किया है। फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करके जीरो करते हो तो आपको उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आता है। तो सर हमें पता है जहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन किया वहाँ पे 2 कहाँ से आया डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में नहीं, कहाँ पे आएगा वो? नहीं, मतलब 2 आना ही नहीं अच्छा चाहिए मेरे हाँ, हिसाब 2 से। नहीं आना चाहिए, करेक्ट करेक्ट, मैं वो इंटीग्रेशन वाला 2 उधर ऐड किया शायद। सही बोल रहे हो आप, टी नॉट बाय अल्फा होगा, करेक्ट। तो पी का वैल्यू क्या है? आर टी नॉट बाई वी, आर टी नॉट बाई वी प्लस आर अल्फा वी। अब यहाँ पे हम v का वैल्यू पुट कर देंगे, आर टी नॉट बाय रूट ऑफ टी नॉट अपॉन अल्फा प्लस आर अल्फा रूट ऑफ टी नॉट अपॉन अल्फा। तब जाके आपको आएगा, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, जब आप v का वैल्यू टी नॉट बाय अल्फा पुट करोगे। तो देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जिसका भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, प्रेशर का पूछा है, तो सबसे पहले आपने प्रेशर को कैलकुलेट किया। अब प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, तो इसीलिए हमने उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन को जीरो कर दिया। बेसिकली आप किसी भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू को जीरो करते हो तो उसका स्लोप क्या हो गया? जीरो। स्लोप जीरो हो गया मतलब ये वैल्यू क्या होगी उसकी? मिनिमम। ठीक है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको नोट कर लो। बाकी भी पार्ट टेस्ट देखो किस पे हो रहा है, कोल्यूजन, ज्यादा टॉपिक नहीं है, थर्मल एक्सपांशन, बहुत इजी पार्ट टेस्ट होने वाला है ये वाला, और कैलोरीमेट्री। हाँ हाईएस्ट भी हो सकता है, करेक्ट। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब भी आपको पूछा जाएगा तब आप डीपी बाई डीवी जीरो कर दोगे, करेक्ट। मैक्सिमम में भी डीपी बाई डीवी जीरो होगा, ऐसे जाके मैक्सिमम। तो अगर दो वैल्यूज आती है तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। एफ एक्स बाई डी एक्स विल बी जीरो, स्लोप। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। जो डाउट है मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन बच्चों के डाउट बचे थे। टेस्ट का डे आपको पता चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक है पक्का। तो मेरे ख्याल से कोलिजन ही डिफिकल्ट है। तो एकदम नीचे अगर- नीचे ना, और लास्ट पॉइंट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एकदम लास्ट पॉइंट एक बार दिखाइए ना।
एकदम लास्ट। यही है ना लास्ट? एक मिनट सर, होगा। थैंक यू। ठीक। चलो फिर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। क्या मैसेज किया आपने? अच्छा बाय बाय किया, चलो बाय। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।